इतिहास की धूल भरी पगडंडियों पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजाओं के महलों, सेनाओं के युद्धों और नगरों की समृद्धि के बीच हमें कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिनकी कहानी केवल सत्ता या विजय की नहीं होती, बल्कि मनुष्य के भीतर उठते तूफानों की होती है। यह कथा भी ऐसी ही है, एक राजा की महत्वाकांक्षा और एक स्त्री की सुंदरता के बीच बुनी हुई। इसमें राजनीति है, प्रेम है, वासना है और अंत में एक गहरी करुणा भी। गंगा के तट पर फैला मगध राज्य अपनी उर्वरा भूमि और समृद्ध नगरों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजगृह की गलियों में सुबह से ही जीवन की चहल पहल शुरू हो जाती। सैनिकों के कदमों की गूंज, बाजारों में व्यापारियों की पुकार और राजमहल की ओर जाने वाले राजपथ पर रथों की खड़खड़ाहट, सब कुछ मिलकर इस साम्राज्य की शक्ति और वैभव का परिचय देते थे। उस साम्राज्य का स्वामी था एक युवा राजा, बिंबिसार। उसके नेत्रों में केवल वर्तमान का गर्व नहीं, बल्कि भविष्य का सपना भी चमकता था। वह चाहता था कि मगध केवल एक राज्य न रहकर पूरे आर्यावर्त का केंद्र बने, परंतु उसे अच्छी तरह पता था कि उसके इस सपने के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर दिशा में बसी वैशाली नगरी है। वैशाली की पहचान निराली थी। वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि गणपति और व्रजपति मिलकर नगर का संचालन करते थे। नगर की चौड़ी गलियां, खुले सभा स्थल और भव्य महलों के बीच हर ओर स्वतंत्रता और समृद्धि की महक थी। वैशाली केवल राजनीति से ही नहीं, कला और संस्कृति से भी जगमगाता था। वहां की सबसे अद्भुत परंपरा थी गणिकाओं की। वे केवल देह विक्रय तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे संगीत, नृत्य, साहित्य और राजनीति में निपुण थीं। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी एक स्त्री जो पूरे नगर की शोभा कही जाती थी, आम्रपाली। उसका जन्म आम्र वाटिका में हुआ था और उसी तरह उसका सौंदर्य भी आम के बगीचे की मधुर सुगंध की तरह चारों ओर फैल जाता था। जब वह नगर की गलियों से गुजरती तो लोग सांस रोककर उसे देखते और फुसफुसाते, यह अप्सरा है, धरती की स्त्री नहीं। मगध के दरबारियों ने बिंबिसार से कहा था, महाराज, जब तक वैशाली का गणराज्य स्वतंत्र है, मगध की शक्ति अधूरी है। और तभी पहली बार राजा की दृष्टि वैशाली की ओर उठी। उसे पता नहीं था कि यह दृष्टि केवल राजनीति को नहीं, बल्कि उसके जीवन को भी बदल देगी, क्योंकि वैशाली में उसका सामना होने वाला था शक्ति और सौंदर्य के ऐसे संगम से जो इतिहास की धारा तक मोड़ देगा। बिंबिसार का जन्म राजघराने में हुआ था, पर उसका बचपन साधारण राजकुमारों जैसा नहीं था। जब वह छोटा था, तभी से उसके भीतर एक असाधारण गंभीरता दिखाई देती थी। अन्य राजकुमार खेलों में मग्न रहते, पर वह अक्सर महल की ऊंची दीवारों से बाहर झांककर गंगा के पार फैली धरती को देखता रहता। उसे लगता था मानो क्षितिज के उस पार उसकी प्रतीक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। राजगुरु ने बचपन से ही उसे राजनीति, शास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी। धनुर्विद्या और तलवार चलाने में वह निपुण तो था ही, पर सबसे अलग उसकी बुद्धि थी। वह वाद विवाद में इतना तीक्ष्ण उत्तर देता कि बड़े बड़े मंत्री भी चुप हो जाते। राजगुरु अक्सर कहते, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह साम्राज्य रचेगा। बचपन में ही उसने देखा था कि मगध की सीमाएं अक्सर पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से हिलती रहती थीं। वह सोचता, जब तक हमारा राज्य इतना विशाल न हो जाए कि कोई शत्रु हमारी ओर देखने की हिम्मत न करे, तब तक शांति अधूरी है। उसी समय उसके भीतर साम्राज्य विस्तार का बीज बोया गया। युवा होने तक उसकी महत्वाकांक्षा और भी प्रबल हो गई। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो दरबारियों की आंखों में भी आशा की एक नई ज्योति जल उठी। उसके पास न केवल युद्ध नीति थी, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी थी। परंतु जितना वह साम्राज्य की ओर बढ़ना चाहता, उतनी ही बार उसकी राह में वैशाली आ खड़ा होता। गंगा के उस पार स्थित वह नगर स्वतंत्र था और वहां के लोग मगध की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बिंबिसार को जब भी वैशाली की चर्चा सुनाई देती, उसके भीतर एक अनोखी बेचैनी उठती। कभी यह बेचैनी महत्वाकांक्षा की होती, कभी किसी अनदेखी आकांक्षा की। वह जानता नहीं था कि वैशाली केवल उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की राह में ही नहीं, उसके जीवन की भावनाओं में भी हलचल मचाने वाली है। महल की बालकनी से रात के अंधेरे में गंगा की ओर देखते हुए वह अक्सर सोचता, वहां क्या है जो मुझे अपनी ओर खींचता है? क्या केवल सत्ता या कुछ और गंगा के पार वैशाली की गलियों में आम्रपाली धीरे धीरे अपने यौवन की आभा से पूरे नगर को मोहने लगी थी। एक दिन दरबार में मगध के गुप्तचर आए। उन्होंने बिंबिसार के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज,
वैशाली में इस समय एक महोत्सव की तैयारी हो रही है। नगर सजाया जा रहा है। चौक चौराहों पर दीपमालाएं लगाई जा रही हैं। वहां की सबसे प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली पूरे महोत्सव की शोभा बनने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब वह नृत्य करेगी तो नगर का हर व्यक्ति उसे देखने उमड़ पड़ेगा। बिंबिसार ने चुपचाप सुना। उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। नाम उसने पहले भी सुना था, आम्रपाली, पर अब पहली बार उसके मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने सहजता से पूछा, क्या यह वही स्त्री है जिसके सौंदर्य की चर्चा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक होती है? गुप्तचर ने सिर झुका दिया। हाँ महाराज, लोग कहते हैं जब वह सभा में प्रवेश करती है तो लगा जैसे कोई चंद्रमा उतर आया हो। बिंबिसार ने कुछ देर तक मौन साधा। उसके नेत्रों में गहरी चमक आ गई थी। दरबार के मंत्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, पर कुछ गंभीर भी हो उठे। वे जानते थे, यदि महाराज का हृदय इस स्त्री की ओर खिंच गया तो राजनीति और भावनाओं का संगम अनिवार्य है। कुछ ही दिनों बाद बिंबिसार ने गंगा के तट की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। आधिकारिक रूप से यह यात्रा पड़ोसी प्रदेश की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए थी, पर भीतर ही भीतर उसका हृदय जानता था कि यह यात्रा उसे वैशाली की ओर ले जा रही है। गंगा पार कर जब उसने पहली बार वैशाली की धरती पर कदम रखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठीं। नगर में ऐसी स्वतंत्रता थी जैसी किसी साम्राज्य में संभव नहीं। बाजारों में स्त्रियां और पुरुष समान अधिकार से खड़े होकर सौदा कर रहे थे। बच्चे खुले चौक में खेल रहे थे और सभा भवन में लोग निर्भय होकर अपने नेताओं से प्रश्न पूछ रहे थे। उसी संध्या नगर में दीपावली सी सजावट थी। गलियों में सुगंध बिखरी थी। ढोल मृदंग की गूंज हवा में तैर रही थी। और फिर जब सभा का पर्दा उठा तो बिंबिसार की दृष्टि पहली बार आम्रपाली पर पड़ी। वह सुनहरी आभा में सजी थी। उसके पांवों की पायल जैसे हर कदम पर कोई मधुर गाथा गा रही थी। उसका नृत्य केवल अंगों का नहीं था, उसमें आत्मा की तरलता थी। लोग विस्मित होकर देखते रह गए और बिंबिसार, उसके लिए वह क्षण जैसे समय का ठहर जाना था। राजा का हृदय, जो अब तक केवल राजनीति और साम्राज्य की आकांक्षाओं से भरा था, पहली बार किसी स्त्री की छवि में डूब गया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संबंध जो न केवल दो व्यक्तियों का था, बल्कि दो नगरों, दो संस्कृतियों और दो भविष्यों को जोड़ने वाला था। महोत्सव समाप्त होने के बाद नगर धीरे धीरे शांत होने लगा। दीपों की लौ धीमे धीमे बुझ रही थी, पर बिंबिसार के भीतर जैसे अग्नि जल उठी थी। उसने गुप्तचर से कहा, क्या इस स्त्री से भेंट संभव है? गुप्तचर थोड़ी झिझक के साथ बोला, महाराज, आम्रपाली केवल नर्तकी नहीं है, वह वैशाली की जनप्रिय गणिका है। उसके साथ भेंट किसी भी साधारण पुरुष के लिए सहज नहीं, किंतु आपके लिए असंभव भी नहीं। रात्रि गहरी हो चुकी थी। वैशाली के आम्रवाटिका में आम्रपाली का निवास था। विशाल वृक्षों के बीच उसका भवन खड़ा था, शांत, पर चारों ओर संगीत और सुगंध की लहरें फैली हुईं। जब बिंबिसार वहां पहुंचे तो उसने पहली बार देखा, आम्रपाली महल की बालकनी पर खड़ी थी। चंद्रमा की रोशनी उसकी आभा से मिलकर जैसे आकाश को और उज्ज्वल कर रही थी। उसके हाथ में वीणा थी और उसकी उंगलियां तारों पर धीरे धीरे नृत्य कर रही थीं। कुछ क्षणों तक बिंबिसार केवल उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या मैं इस संगीत में एक श्रोता बनकर सम्मिलित हो सकता हूं? आम्रपाली ने उसकी ओर देखा। उसके नेत्रों में विस्मय था, पर भय नहीं। वह सहज मुस्कान के साथ बोली, यह संगीत किसी एक का नहीं, सबका है। यदि आप में सुनने की धैर्य है तो अवश्य बैठिए। बिंबिसार पास की सीढ़ियों पर बैठ गया। हवा में आम्र वृक्षों की गंध थी और वीणा की ध्वनि उस गंध में घुल रही थी। कुछ देर बाद आम्रपाली ने पूछा, आप मगध के राजपथ से आए यात्री लगते हैं। आपकी दृष्टि कहती है कि आपने संसार बहुत देखा है, पर यह भी कि आप अभी बहुत खोज रहे हैं। आप कौन हैं? बिंबिसार क्षण भर मौन रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं वह हूं जो शक्ति की तलाश में आया था, पर सौंदर्य में बंध गया। मैं वह हूं जो राजगद्दी पर बैठता है, पर इस क्षण केवल एक श्रोता है। आम्रपाली के होंठों पर हल्की हंसी खेल गई। तो मगध का राजा भी कभी श्रोता बन सकता है? बिंबिसार चौंक उठा। तुम्हें कैसे पता कि मैं मगध का राजा हूं? आम्रपाली ने वीणा के तारों को छेड़ा और सहजता से बोली, वैशाली की गणिका के लिए कोई भी रहस्य नहीं रहता। आपके वस्त्र, आपकी दृष्टि और आपके शब्द सब बता चुके हैं। उस क्षण बिंबिसार को लगा मानो वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो उसके राजपद से नहीं, उसके मन से संवाद कर रहा है।
उस रात की चांदनी में वीणा की ध्वनि और आम्र वृक्षों की सुगंध के बीच, दोनों के बीच एक अदृश्य डोर बंध गई। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद आम्र वृक्षों की शाखाओं के बीच से झांक रहा था। आम्रपाली वीणा के तारों पर धीरे धीरे हाथ फिरा रही थी और बिंबिसार उसके सामने बैठे हुए था, मानो किसी अदृश्य जाल में बंध गया हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद आम्रपाली ने पूछा, राजा होकर भी आप यहां आए? क्या यह केवल सौंदर्य देखने की चाह थी या इसके पीछे कोई और कारण? बिंबिसार ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। मैं सच कहूं तो सौंदर्य देखने की चाह ने मुझे खींचा, पर अब मुझे लगता है मैं यहां केवल तुम्हें सुनने आया हूं। तुम्हारी वीणा, तुम्हारे शब्द और शायद तुम्हारा मौन भी। आम्रपाली ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोमलता थी, पर भीतर कहीं कठोर अनुभवों की छाया भी। महाराज, वैशाली की गणिका सबकी है। नगर मुझे पूजता भी है और मुझे उपभोग भी करता है। आपके लिए भी मैं वही हो सकती हूं, बस एक मनोरंजन। परंतु यदि आप मुझे स्त्री मानकर देखेंगे तो यह सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि गणिका की आत्मा कभी उसकी अपनी नहीं होती। बिंबिसार चुप रहा। उसके लिए यह सुनना असहज था। वह जानता था कि सत्ता से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर इस स्त्री के शब्द बता रहे थे कि यहां देह के परे भी कुछ है, ऐसा कुछ जो खरीदा नहीं जा सकता। उसने धीरे से कहा, और यदि मैं तुम्हें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा मानूं, यदि मैं तुम्हें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत मानूं। आम्रपाली के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। राजा, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, पर राजनीति के पास प्रेम की भाषा नहीं होती। आपने वैशाली को केवल देखा है, पर जाना नहीं। यहां की गलियां, यहां की सभा, यहां की जनता, सब स्वतंत्र हैं। आपके साम्राज्य की तरह कोई एक सिंहासन यहां नहीं। क्या आप जानते हैं, यह नगर आपकी महत्वाकांक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार है। बिंबिसार ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पता है, और शायद इसी कारण भाग्य ने मुझे सीधे वैशाली की गणिका के सामने ला खड़ा किया है। राजनीति और सौंदर्य का यह मिलन संयोग नहीं हो सकता। आम्रपाली की आंखों में क्षण भर के लिए झिलमिलाहट दौड़ गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके भीतर संघर्ष था। एक और उसकी स्थिति, वैशाली की गणिका जो नगर की थी, किसी एक की नहीं। दूसरी ओर यह पुरुष जो राजा था और फिर भी उसके सामने एक साधारण मनुष्य बनकर बैठा था। उसने वीणा को धीरे से अलग रखा और कहा, महाराज, यह रात बीत जाएगी, शायद आप लौट जाएंगे और मैं फिर वैशाली की जनता की हो जाऊंगी। पर यदि आप सचमुच मुझे समझना चाहते हैं तो केवल आम्रपाली को मत देखिए, वैशाली को देखिए। तभी आप जानेंगे कि मेरे नृत्य में, मेरी मुस्कान में और मेरी पीड़ा में क्या छिपा है। बिंबिसार उसकी ओर देखता रह गया। उस क्षण उसने महसूस किया कि वह केवल एक स्त्री से नहीं बल्कि एक पूरे नगर से संवाद कर रहा है, और यही संवाद आने वाले समय में उसकी राजनीति और उसके जीवन दोनों की दिशा बदल देगा। अगली सुबह वैशाली की गलियां नए जीवन से भर उठीं। चौक चौराहों पर व्यापारी अपने सामान सजाने लगे। कहीं रेशमी वस्त्र चमक रहे थे, कहीं घी तेल की सुवास हवा में तैर रही थी। खेतों से आए किसान खुले बाजार में अन्न बेच रहे थे और कलाकार नगर की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बना रहे थे। बिंबिसार साधारण वस्त्र पहनकर गुप्तचर और दो सैनिकों के साथ नगर में घूम रहा था। उसने पहली बार देखा कि यहां स्त्रियां केवल घर की सीमाओं में नहीं थीं, बल्कि पुरुषों के साथ बराबरी से व्यापार कर रही थीं, तर्क वितर्क कर रही थीं। सभा स्थल में लोग निर्भीक होकर गणपतियों से प्रश्न पूछ रहे थे। यह सब देखकर उसके मन में आश्चर्य भी था और ईर्ष्या भी। उसने मन ही मन सोचा, यदि जनता इतनी स्वतंत्र हो तो राजा का अधिकार कैसे टिकेगा। यही कारण है कि वैशाली मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है, परंतु यही स्वतंत्रता ही इसे इतना शक्तिशाली भी बनाती है। शाम ढलने पर वह फिर आम्र वाटिका पहुंचा। आम्रपाली उसे देख रही थी, मानो उसकी आंखें पढ़ लेना चाहती हों। तो महाराज, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आज आपने वैशाली को जाना? बिंबिसार ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने देखा कि यहां लोग निर्भय हैं। वे तुम्हारे नृत्य की तरह हैं, मुक्त और जीवंत। पर यही स्वतंत्रता मेरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। आम्रपाली ने उसकी ओर सीधी नजर डाली। तो क्या आप वैशाली को तोड़ देंगे, केवल इसलिए कि यहां लोग स्वतंत्र सांस लेते हैं? बिंबिसार क्षण भर मौन रहा, फिर धीरे से बोला, राजनीति की भाषा यही कहती है, यदि मगध को महान बनना है तो वैशाली का स्वतंत्र रहना कठिन है। परंतु वह रुक गया। आम्रपाली ने पूछा, परंतु? बिंबिसार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनजाना दर्द था। परंतु जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखों में यह नगर दिखाई देता है, और तब लगता है
यदि मैं वैशाली को नष्ट करूंगा तो तुम्हारी आत्मा को भी तोड़ दूंगा। आम्रपाली के भीतर हलचल उठी। पहली बार उसने महसूस किया कि यह पुरुष केवल एक राजा नहीं है, उसके शब्दों में किसी साधारण मनुष्य की पीड़ा है जिसे साम्राज्य और हृदय दोनों खींच रहे हैं। उसने धीरे से कहा, महाराज, वैशाली को जीतना तलवार से संभव नहीं। यदि आप सचमुच इसे जीतना चाहते हैं तो पहले इसकी आत्मा को समझना होगा, और इसकी आत्मा मैं नहीं, इसकी जनता है। बिंबिसार उसकी बात सुनता रहा। उसके भीतर महत्वाकांक्षा और भावनाएं जैसे एक दूसरे से टकरा रही थीं। उस रात वह महल लौट आया, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। आंखें बंद होती तो आम्रपाली का चेहरा उभर आता, आंखें खुलती तो वैशाली की स्वतंत्र गलियां। वह समझ गया था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब केवल राजनीति नहीं रही, यह उसके हृदय की लड़ाई बन चुकी है। दिन बीतते गए। बिंबिसार बहाने ढूंढकर वैशाली आने लगा। कभी वह आम्रपाली की वाटिका में वीणा सुनता, कभी उसके साथ नगर की गलियों में घूमता। वह उससे बातें करता तो राजा और प्रजा के बीच का अंतर जैसे मिट जाता। आम्रपाली उसे सवाल पूछने से नहीं डरती थी, और बिंबिसार उसके उत्तरों में छिपी सच्चाई को सुनने से पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा स्नेह पनपने लगा। कभी चांदनी रात में आम्रपाली बिंबिसार को अपने सपनों के बारे में बताती। काश मैं केवल गणिका न होती, काश मेरे नृत्य और गीत किसी एक हृदय के लिए होते, पूरे नगर के लिए नहीं। बिंबिसार उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। उसे लगता, यह स्त्री अपने भीतर एक ऐसा अकेलापन ढो रही है जो किसी महल के राजा से भी बड़ा है। लेकिन वैशाली केवल प्रेम की भूमि नहीं थी, वह राजनीति का अखाड़ा भी थी। नगर के गणपति धीरे धीरे यह समझने लगे कि आम्रपाली और मगध के राजा के बीच कोई अदृश्य डोर बंध रही है। सभागृह में बातें होने लगीं। क्या यह उचित है कि हमारी नगर वधू किसी एक पुरुष, वह भी पड़ोसी राजा की ओर झुके? यदि यह संबंध और गहरा हुआ तो मगध हमारी स्वतंत्रता पर हमला कर सकता है। कुछ ने तो खुलकर कह दिया, आम्रपाली वैशाली की है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। यदि वह मगध के राजा के करीब आती है तो यह नगर के सम्मान के विरुद्ध है। आम्रपाली तक यह बातें पहुंचने लगीं। वह जानती थी कि वैशाली उसे केवल एक स्त्री नहीं बल्कि नगर की प्रतीक मानता है। उसका हर कदम राजनीति का हिस्सा बन जाता है। एक रात जब बिंबिसार उससे मिलने आया तो आम्रपाली ने गहरी उदासी के साथ कहा, महाराज, आपसे मिलना अब उतना सहज नहीं रहा। वैशाली की सभा मेरी छाया तक पर निगाह रख रही है। उन्हें भय है कि मैं नगर की स्वतंत्रता को आपके हाथों सौंप दूंगी। बिंबिसार ने उसकी आंखों में देखा। और तुम्हारे हृदय को किसका भय है? आम्रपाली क्षण भर मौन रही, फिर धीरे से बोली, मेरा भय यह है कि कहीं मैं तुम्हें पाकर भी तुम्हें खो न दूं, और कहीं यह नगर मेरी आत्मा को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा न कर दे। बिंबिसार ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा हृदय ही मेरा साम्राज्य है आम्रपाली। यदि यह नगर तुम्हारे विरुद्ध हो भी जाए तब भी मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। उस रात चांदनी और भी गहरी थी, परंतु चांदनी के उस सौंदर्य के पीछे एक छाया भी धीरे धीरे फैल रही थी। वैशाली के गणपति अब केवल चर्चा ही नहीं कर रहे थे, वे कदम उठाने की तैयारी में थे। कुछ दिनों बाद वैशाली की सभा में आम्रपाली को बुलाया गया। नगर की गलियां हड़कंप मची थीं, लोग फुसफुसा रहे थे। आम्रपाली को अब नगर की आत्मा के सामने जवाब देना होगा। सभागृह विशाल था। गणपति और नगर के प्रधान उसके चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, कोई भी मुस्कान नहीं थी। आम्रपाली ने विनम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। गणपति में से एक ने सीधे प्रश्न किया, आम्रपाली, क्या सच है कि तुम्हारा संबंध मगध के राजा बिंबिसार से गहरा हो गया है? आम्रपाली ने संयम से उत्तर दिया, महाराज, यह केवल मित्रता और परस्पर सम्मान है। मैं नगर की बेटी हूं और मेरा हृदय हमेशा वैशाली के लिए धड़कता रहेगा। एक अन्य गणपति ने कड़ा स्वर लिया, तुम नगर की प्रतीक हो। यदि तुम मगध के राजा के साथ बढ़ी हुई निकटता को जारी रखती हो तो यह नगर की स्वतंत्रता पर संकट ला सकता है। क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं? आम्रपाली की आंखों में हल्की चमक थी, पर भीतर की पीड़ा भी साफ झलक रही थी। मुझे नगर की स्वतंत्रता की चिंता है, पर मेरा हृदय भी स्वतंत्र है। मैं केवल अपने हृदय को किसी दबाव में नहीं बांध सकती। नगर की सेवा मैं अपनी शक्ति और कला से करूंगी, न कि डर या भय से। सभा में कुछ गणपति एक दूसरे को देखकर हकलाए। उन्हें एहसास हुआ कि आम्रपाली केवल सौंदर्य या नृत्य की स्त्री नहीं थी, वह नगर की आत्मा थी, जिसकी सोच, दृष्टि और हृदय स्वतंत्र थे। फिर एक गणपति ने कहा, यदि यह सत्य है
तो मगध और वैशाली के बीच संबंध केवल साम्राज्य की राजनीति में बदल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा हृदय और नगर दोनों ही अब बराबरी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आम्रपाली ने धीरे से उत्तर दिया, मैं जानती हूं, और इसलिए मैं भी सावधान हूं। मेरा हृदय बिंबिसार की ओर आकर्षित है, पर मेरी आत्मा केवल वैशाली की है। मैं किसी भी कदम से नगर को जोखिम में नहीं डालूंगी। बिंबिसार, जो उस समय सभा के बाहर से उपस्थित था, यह सब सुन रहा था। उसका हृदय भारी था। वह जान गया कि आम्रपाली का प्रेम केवल उसका नहीं, बल्कि नगर की उम्मीदों से भी बंधा हुआ है। उस रात जब वह महल लौटे तो चांदनी उनके लिए अब केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। राजनीति और प्रेम दोनों ही अब उनके जीवन में आपस में उलझने लगे थे। समय बीतता गया। बिंबिसार और आम्रपाली के बीच नजदीकियां बढ़ीं, पर शहर की राजनीति और जनता की निगाहें हमेशा उनके ऊपर थीं। बिंबिसार अब केवल एक राजा नहीं रह गया था। वह उस स्त्री की दृष्टि से स्वयं को समझने लगा, जो उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा दोनों के सामने खड़ी थी। आम्रपाली भी बदल गई। वह अब केवल गणिका नहीं, बल्कि अपने नगर की आत्मा बन चुकी थी। उसके शब्दों में नीति और प्रेम का संतुलन था। बिंबिसार की प्रत्येक मुलाकात उसके लिए अब आनंद और चुनौती दोनों बन गई थी। मगर धीरे धीरे राजनीति की परछाई उनकी प्रेम कहानी में घुलने लगी। कुछ गणपति खुले तौर पर बिंबिसार के आगमन और आम्रपाली के साथ उसके संबंध की आलोचना करने लगे। यदि यह संबंध जारी रहा तो मगध हमारी स्वतंत्रता पर अधिकार कर सकता है। हमारी नगर वधू हमारी प्रतीक हैं। उनके हृदय की स्वतंत्रता भी नगर की आजादी से जुड़ी है। आम्रपाली ने एक दिन बिंबिसार से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप समझें। हमारा प्रेम केवल हमें नहीं, नगर और साम्राज्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। मैं तुम्हें चाहती हूं, पर मैं अपनी आत्मा और वैशाली के सम्मान को भी नहीं खो सकती। बिंबिसार ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारी आजादी और नगर की सुरक्षा मेरे लिए सबसे पहले हैं। शायद यही कारण है कि मैं तुम्हें पाने से पहले यह भी सीख रहा हूं कि प्यार केवल अधिकार नहीं, सम्मान और त्याग भी मांगता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही समझ पाई जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकता था। उनके हृदय जुड़े थे, पर निर्णयों और कर्तव्यों ने उन्हें संतुलित रखा। समय बीतता गया। बिंबिसार ने धीरे धीरे समझ लिया कि वैशाली को पूरी तरह जीतना तलवार से संभव नहीं था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को उस तरह बदल दिया कि यह नगर और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करे। आम्रपाली ने भी अपने कर्तव्य और प्रेम को संतुलित करते हुए बिंबिसार के साथ एक अनकहे समझौते में कदम रखा। वे मिलकर नगर की भलाई और व्यक्तिगत प्रेम का संतुलन बनाए रखने का मार्ग चुनते हैं। वर्षों बाद जब बिंबिसार की शक्ति और मगध की महिमा चरम पर थी और वैशाली अपनी स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित था, दोनों ने समझ लिया कि उनका संबंध केवल रोमांस नहीं था। यह सत्ता, सम्मान और करुणा का संगम था, जिसने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाया छोड़ दी। आम्रपाली अपने नगर की सेवा में लगी रही। बिंबिसार अपने साम्राज्य में संतुलन बनाए रखता रहा। उनका प्रेम अब केवल हृदयों में जिंदा था, बिना किसी भौतिक अधिकार या संघर्ष के, पर उसकी छाया हर निर्णय और कदम के साथ बनी रही। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बलिदान, समझ और सम्मान से भी गढ़ा जाता है। शक्ति, राजनीति और निजी भावनाएं, तीनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके समर्थन से ही ऐसी और भी रोचक और प्रेरक कहानियां हम आपके लिए ला पाएंगे।